चलिए, यहाँ पर हमने प्रारंभ किया था विद्रोह एवं आंदोलन आधुनिक बिहार के इतिहास के क्रम में, जिसके कारण के रूप में हमने देखा था जितनी भी ब्रिटिश नीतियां थी, जैसे कि भू राजस्व नीति, वन नीति, व्यापार नीति, औद्योगिक नीति, रेलवे, शिक्षा, कृषि का वाणिज्यीकरण, निर्गमन, ईसाई धर्म प्रचार, इसके अलावा बहुत सारी चीजें थी, उन सभी को हमने अच्छे से समझा था। और उनकी जो नीतियां ये लाई जाती है, जिसका उद्देश्य होता है औपनिवेशिक हित साधना। इससे क्या होता है, भारतीयों के जो हित है वो प्रभावित होते हैं। अंततः उनके द्वारा यहाँ पर कुछ प्रतिक्रियाएं दिखाई जाती हैं, जो विद्रोह एवं आंदोलन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, यह हमने समझा था। उसके बाद से हमने बिहार के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण विद्रोह थे, आंदोलन थे, उनको देखना प्रयास हमने प्रारंभ किया था, जिसमें सबसे पहले हमने नोनिया विद्रोह देखा था। नोनिया विद्रोह के बाद तमाड़ विद्रोह देखा, है ना। उसके बाद यहाँ पर चेरो विद्रोह देखा, फिर हमने यहाँ पर हो विद्रोह देखा, ठीक, फिर कोल विद्रोह देखा, ठीक, और उसके बाद हमने यहाँ पर भूमिज विद्रोह देखा, और भूमिज विद्रोह के बाद हमारा अंतिम टॉपिक हुआ था संथाल विद्रोह। ठीक है, 7 विद्रोह हम कर चुके थे। टोटल देखा जाए तो 13 महत्वपूर्ण है जो बिहार से संबंधित है ना। तो जो बच गया वो हम आज करेंगे। ठीक, रेडी है ना सब? रेडी है ना? आज हम प्रारंभ करेंगे, है ना। हमने 56 तक पहुंचा दिया था। अब 56 से 57 में हुआ लोटा विद्रोह, फिर 1857 का विद्रोह देखेंगे, और उसके बाद जो भी है ना, जो बिहार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसकी बात करेंगे। ठीक है, लोटा विद्रोह है, देखिए जो बिहार का मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है, बिहार का मुजफ्फरपुर का क्षेत्र, वहां पर जो जेल में कैदी हुआ करते थे, कैदियों के द्वारा ये विद्रोह किया जाता है, और इसको 1857 के विद्रोह से जोड़ के देखा जाता है। ठीक है, तो वहां पर 1857 के विद्रोह में हम इसको जोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है ना, तो रेडी है ना, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं लोटा विद्रोह। बाकी जो भी डाउट होगा अंतिम में पूछ लीजिएगा, मैं लंबा समय देता हूं। इसका समयकाल देखें तो 1856-57 के आसपास रहता है। क्षेत्र कौन सा? मुजफ्फरपुर क्षेत्र रहता है। कारण क्या था कि देखिए, जेल में यहाँ पर जो भी कैदी बंद हुआ करते थे उनको पीतल का लोटा दिया जाता था। लोटा क्यों? पानी वानी पीने के लिए, है ना, पीतल का लोटा दिया जाता था। लेकिन इस समय पर क्या हुआ, इस समय पर अंग्रेजों ने क्या किया कि पीतल के लोटा के जगह पर इनको मिट्टी का लोटा देना प्रारंभ कर दिया। और ये समय वैसा है जब अंग्रेजों के प्रति जितने भी लोग हैं, सभी लोगों के मन में विद्रोह की भावना जागृत हो रही है। आपने देखा होगा सिचुएशन कि जब भी कभी किसी के प्रति द्वेष रहता है तो उसके छोटे छोटे बातों को लेकर आप विरोध कर देते हैं, है ना, छोटे छोटे बातों को लेकर विरोध कर देते हैं। यहाँ तो पूरा भारत के जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ग हैं, सभी वर्गों के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना जागृत हुई है। अब छोटी छोटी बातें भी इनकी बुरी लगेगी। तो यहाँ पर हुआ क्या कहानी कि जो मुजफ्फरपुर के जेल में जो कैदी बंद थे उनको क्या किया गया कि पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, अब उसके जगह पर मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। अब ये एक रीजन मिल गया इनको, और इस रीजन को लेकर यहाँ पर विद्रोह प्रारंभ कर दिया गया, है ना। तो ये जेल से प्रारंभ हुआ। कारण क्या रहा? तो वही लोटा कारण रहा, इसलिए इसको लोटा विद्रोह के नाम से जाना गया। और ये विद्रोह धीरे धीरे क्या हुआ, जेल से स्टार्ट हुआ, लेकिन मुजफ्फरपुर के अलावे जो अलग अलग क्षेत्र है वहां पर भी ये फैलने लग गया। परिणामतः अंग्रेजों ने क्या किया, इसको बेरहमी से दबा दिया। दबाने के साथ साथ यहाँ पर क्या कर दिया, बोला कि भैया मिट्टी का लोटा मत लो, ले लो पीतल का लोटा। पुनः यहाँ पर इन्हें पीतल का लोटा दे दिया जाता है, और यहाँ पर विद्रोह ये समाप्त होता है। और ये क्षेत्र कहाँ का है, तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर क्षेत्र। 1857 की जो अभी क्रांति देखेंगे उसमें भी इसका जिक्र हम वहां पर करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई भी नेतृत्वकर्ता का नाम नहीं मिलता। मैंने 3-4 जगहों पर खोजा, गूगल बाबा से भी पूछा, नहीं मिला, इसलिए मैंने यहाँ पर नेतृत्वकर्ता का नाम सम्मिलित नहीं किया। ठीक है, समझ में आ गया? कारण क्या था, पीतल के लोटा की जगह पे मिट्टी का लोटा देना। लेकिन मुख्य कारण क्या था, अंग्रेजों के प्रति भारतीय लोगों के मन में द्वेष, और यही द्वेष का एक रीजन ढूंढ लेते हैं, यही लोटा, और इसी को लेकर यहाँ पर विद्रोह कर दिया जाता है मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों के द्वारा। इसी को कहा गया लोटा विद्रोह। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत छोटा था, सबसे बड़ा जबरदस्त यहाँ पर 1857 का विद्रोह है। ठीक है ना।
1857 का विद्रोह, इसको अच्छे से देखते हैं। इसको पूरा डिटेल में समझना है तो मैंने एक वीडियो पब्लिक किया है 1857 का विद्रोह, है ना। यही आजाद बीपीएससी एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, उसी पर मैंने पब्लिक किया है। क्लास के बाद एक बार उसको देख लीजिएगा, सारी पृष्ठभूमि आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी बिहार के संदर्भ में समझने के लिए बाकी जितनी भी चीजें हैं मैं यहाँ पर रिलेट कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में उसको लाना है या फिर पूरे भारत के संदर्भ में समझना है तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। देखिएगा 1857 का विद्रोह देखें तो कौन कौन सा क्षेत्र रहा? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, रोहिलखंड, फैजाबाद, बिहार, झांसी, ये सभी क्षेत्र रहे मुख्य केंद्र के रूप में। और यहाँ पर किसी न किसी के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया, परिणामतः इसका विस्तार धीरे धीरे क्या हुआ। अभी तक हमने यहाँ पर देखा कि जितने भी विद्रोह हो रहे थे किसी निश्चित क्षेत्र में हो रहे थे, छोटे छोटे वर्गों के द्वारा हो रहे थे, परिणामतः अंग्रेज उसे आसानी से दबा देते थे, है ना, सफलता नहीं मिली। इसकी भी बात करें तो ये भी अंततः असफल रहता है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन को भी शॉर्ट में मैं यहाँ पर चर्चा कर दूंगा, ठीक है। तो 1857 का विद्रोह जो था ये पहला ऐसा विद्रोह था जिसका विस्तार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिला। पहले जो विद्रोह आंदोलन किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वर्ग के द्वारा किया जा रहा था, अब ये ऐसा विद्रोह था पहली बार, है ना, भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा विद्रोह हुआ 1857 में जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों तक रहा, ठीक है। जैसे कि दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, रोहिलखंड, फैजाबाद, बिहार, झांसी, इन सभी क्षेत्रों में विद्रोह के कारण अलग अलग रहते हैं, है ना। वो सारी चीजें मैं यहाँ पर समझा दूंगा। असफलता का कारण जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा, ये भी एक कारण के रूप में रहता है। क्योंकि अगर देखा जाए भारतीय स्तर पर है, पूर्ण रूप से तो रहा नहीं, क्योंकि दक्षिण भारत का क्षेत्र इससे क्या रहा, अछूता रहा। लेकिन फिर भी भारत में जितने क्षेत्रों में रहा वहां पर एक संकल्प रहता, एक उद्देश्य रहता। तो ऐसी स्थिति में लोगों में क्या रहता, एकजुटता रहता, एकता रहता, परिणामतः इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता। लेकिन इसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारण रहते हैं कि कहीं पर किसी राजा का अधिकार छीन लिया गया है ना, तो वो उस अधिकार के लिए यहाँ पर विद्रोह कर रहे हैं। कहीं पर शोषण किया जा रहा है तो उसके खिलाफ यहाँ पर किया जा रहा है। तो विभिन्न क्षेत्रों में इसके अलग अलग कारण रहते हैं, ठीक है। अर्थात हम कारण के रूप में देखें तो एक ही शब्द आएगा हमारे में मन में, क्या, अंग्रेजी नीतियां। अंग्रेजी नीतियां जो रहती है उसके परिणाम स्वरूप ये विद्रोह यहाँ पर जागृत हो जाता है। अब अंग्रेजी नीतियों में क्या, तो सबसे पहला यहाँ पर आर्थिक कारण, सबसे बड़ा जो शोषण था यहाँ पर वो क्या था, आर्थिक कारण के द्वारा यहाँ पर शोषण किया जा रहा था। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर भू राजस्व नीति लाते हैं, वन नीति लाते हैं, व्यापार नीति लाते हैं, है ना, औद्योगिक नीति लाते हैं, और इन सब के माध्यम से भारत का उद्योग बर्बाद कर दिया जाता है, व्यापार बर्बाद कर दिया जाता है, लोगों को यहाँ पर शोषित किया जाता है, भू राजस्व अत्यधिक वसूला जाता है ना, जनजातियों का वनों से अधिकार समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सभी के सभी हम किस में, आर्थिक कारण के रूप में देखेंगे। यहाँ पर डिटेल में नहीं बताऊंगा, डिटेल देखना है तो वीडियो है, आप देख लीजिएगा, लगभग 1 घंटे का वीडियो है, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। कैसे कैसे शोषण हुआ था हमने पहले भी कर लिया है, तो यहाँ पर डिटेल उसको नहीं करूंगा, ठीक है। फिर अगला कारण यहाँ पर था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या होता है, तो जैसे ही भारत में इनका शासन स्थापित होता है, शासन स्थापित होने के साथ ही ये अपना विस्तार करना प्रारंभ करते हैं, और विस्तार करने के क्रम में जो इनके द्वारा संधियां, है ना, जैसे सहायक संधि, विलय की नीति, ये सारी चीजें लाई जाती है। इससे क्या होता है, राजाओं का अधिकार समाप्त हो जाता है। पहले राजा यहाँ पर स्वतंत्र स्थिति में था, सभी क्षेत्रों पर उसका पूर्ण रूप से अधिकार था, लेकिन सहायक संधि के माध्यम से क्या हुआ, राजा अंग्रेजों के गुलाम जैसी स्थिति में हो गए। विलय की नीति के माध्यम से क्या किया गया, इसमें गोद निषेध का, है ना, गोद निषेध का जो इसमें था, है ना, गोद निषेध, अर्थात अगर कोई राजा है दत्तक पुत्र रखता है, अर्थात कोई गोद लिया पड़ा है, वैसे राजा जो अपने पुत्र के रूप में किसी को गोद लिया पड़ा है, तो उसके मृत्यु के पश्चात दत्तक पुत्र जो था उसका शासक बनने का अधिकार नहीं था। जैसे ही उस राजा की मृत्यु होगी, वो साम्राज्य जो है, क्षेत्र जो है, वो ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा। तो ऐसी सारी चीजें थी। विलय की नीति में 3 हमने कंडीशन देखा था, ठीक है। तो ये सभी कारण रहते हैं, राजनीतिक कारण। उसके बाद प्रशासनिक कारण यहाँ पर हम देख सकते हैं। प्रशासन में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार था, जो अधिकारी थे, पुलिस वर्ग था, न्यायिक वर्ग था, सभी के द्वारा बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा था, ये भी कारण के रूप में देख सकते हैं। फिर सामाजिक धार्मिक कारण के रूप में देख सकते हैं। जैसे ये आते हैं तो यहाँ पर आते हैं तो क्या करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ
हाँ, कमेंट पे ध्यान चला गया है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना इसको। अब जैसे ही आते हैं तो श्वेत प्रजातीयता यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, अर्थात श्वेत को, अर्थात अपने आप को उच्च दिखाते थे, भारतीयों को निम्न दिखाते थे, तुच्छ दिखाते थे, हमेशा हर प्रकार से एग्जाम्पल देकर भारतीयों को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, ठीक है। अर्थात इसमें क्या हो गया, समाज में भेद हो गया, जो सफेद लोग हैं, गोरे लोग हैं, वो क्या है, सर्वोच्च हैं, और जो भारतीय हैं, काले लोग हैं, वो निम्न प्रकार के हैं। उसके बाद यहाँ पर ईसाई धर्म प्रचार होने लगा। ईसाई धर्म प्रचार की वजह से क्या हुआ कि ईसाई धर्म और इधर भारतीयों का धर्म, दोनों में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, संघर्ष हुआ, ये भी हम एक कारण के रूप में देख सकते हैं। फिर तत्कालीन कारण जो था, तत्कालीन कारण आप सभी को पता होगा, चर्बी वाला कारतूस था, है ना। यहाँ पर एक नया बंदूक लाया जाता है, रॉयल इनफील्ड, है ना, रॉयल इनफील्ड नामक यहाँ पर बंदूक लाया जाता है, और उसमें जो कारतूस का प्रयोग किया जाता था, उस कारतूस को खराब ना हो, है ना, उसमें सीलन ना पड़े। सीलन ना पड़ने के लिए जो कारतूस हुआ करता था, कारतूस के चारों ओर गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग यहाँ पर किया जाने लगा। अब यहाँ पर देखा जाए, जो बंगाल वाला क्षेत्र था, तो बंगाल वाले क्षेत्र में जो सैनिक के रूप में लोग भर्ती थे, उसमें ब्राह्मण और राजपूत धर्म से संबंधित सबसे ज्यादा लोग थे। और ब्राह्मणों की बात करें तो ये कट्टरवादी ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे। जैसे कि यहाँ पर मंगल पांडे की बात करें, ये कट्टर ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे, है ना, ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे। ये मीट मसाला का तो नाम भी नहीं लेते थे, है ना, मांस मछली अंडा, इसका तो नाम भी नहीं लेते थे। लेकिन ऐसे आदमी से क्या किया गया, झूठ बोल के इस कारतूस को दांत से कटवाया गया। अब दांत से कटवाया गया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इनका धर्म भ्रष्ट हो गया, है ना। लोग बोल रहे थे, अफवाह तो फैल चुका था कि जो यहाँ पर क्या हुआ, वॉइस कट रही है, वॉइस कट रही है क्या, एक बार बताइएगा। देखिए आज दिक्कत ये है थोड़ा सा कि जो नेट है, 2 नेट का रिचार्ज खत्म हो गया है, तीसरे नेट से चल रहा है, तो थोड़ा सा उसका वाईफाई ऑफिस में थोड़ा सा दूरी पे है, तो थोड़ा नेटवर्क कम है। बाकी यहाँ तो आवाज ठीक आ रही है। यहाँ ठीक है, थोड़ा सा बस दिक्कत है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि पहले ही अफवाह तो फैल चुकी थी कि जो यहाँ पर कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है, कारतूस को सीलन से बचाने के लिए उसके ऊपर एक आवरण निर्मित किया गया है। और वो आवरण किस चीज का, तो गाय और सुअर के चर्बियों का। गाय की बात करें, हिंदू धर्म के लिए नापाक था। सुअर की बात करें तो मुस्लिम धर्म के लिए नापाक था, है ना। वो उसका नाम भी यहाँ पर नहीं सुन सकते थे, खाने की तो बात ही अलग थी। लेकिन यहाँ पर मंगल पांडे से झूठ बोला गया कि नहीं, ये जो अफवाह है क्या है, गलत है। इसलिए मंगल पांडे के द्वारा सबसे पहले इस कारतूस का प्रयोग किया गया, दांत से काटकर। लेकिन जब मंगल पांडे रियलिटी में जाकर देखते हैं कि भैया जो अफवाह था ये अफवाह नहीं है, रियलिटी है, यहाँ पर गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। अब इससे मूड क्या हो गया, पूरा हिल गया। जो व्यक्ति मांस का नाम तक नहीं सुन सकता था, उस व्यक्ति ने अपने दांतों से उसको काटा, उस चर्बी को काटा। अब क्या होगा, कट्टरवादी का नाम तो आप समझते ही हैं क्या था। अब यहाँ पर इनका ब्रह्मांड घूम गया, पूरा ब्रह्मांड घूम गया कि अंग्रेजों ने क्या किया है, मेरे साथ धोखा किया है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर विद्रोह प्रारंभ कर दिया जाता है, गोली वोली मार दिया जाता है। परिणामतः इनको पकड़ के क्या कर दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है। कब, 8 अप्रैल को। 29 मार्च को विद्रोह किया गया, 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी जाती है। और जब फांसी दे दी जाती है तो इससे क्या होता है, पूरा देश में क्रांति का माहौल बन जाता है। थोड़ा सा हम देखते हैं क्या, थोड़ी सी पृष्ठभूमि। अंग्रेजों की जितनी भी नीतियां थी, उन सभी नीतियों से सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग, है ना, सभी किसी न किसी प्रकार से शोषित थे, है ना। उनके मन में अंग्रेजों के प्रति द्वेष की भावना उबल रही थी, है ना, उबल रही थी। एक चिंगारी जो होती है ना, चिंगारी, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन जहां पर बस एक चिंगारी मार दें और आग वहां पर धधक जाए, वही सिचुएशन सभी वर्गों के मन में था। अब सब कोई ढूंढ रहा था कि भैया कहीं से कोई चिंगारी लगा दे ताकि विद्रोह, है ना, विस्फोट जो हमारे अंदर होना है वो हो जाए। और वो किया जाता है किसके द्वारा, तो मंगल पांडे के द्वारा। और यहीं से देखा जाए, ठीक है, यहीं से विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। तो 29 मार्च को क्या किया गया, मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह किया गया।
8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और फांसी देने के साथ ही संपूर्ण देश में क्रांति का माहौल बन गया। फिर देखा जाए तो 6 मई को फिर से सैनिकों ने कारतूस का प्रयोग करने से विरोध कर दिया, बोला कि हम नहीं करेंगे। अब अंग्रेज बोले कि भैया नहीं करोगे, ऐसे कैसे नहीं करोगे। जितने भी सैनिकों ने यहाँ पर विरोध किया उन सभी सैनिकों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। ये घटना कब की है? 6 मई की है। स्टार्ट होता है 29 से मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह किया जाता है। 8 अप्रैल को उनको फांसी दी जाती है। पुनः 6 मई को कारतूस का प्रयोग करने से सैनिक मना कर देते हैं, है ना, सैनिक मना कर देते हैं। जितने यहाँ पर मना करते हैं उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। अब सैनिकों को लगता है कि भैया बहुत ज्यादा हो गया, अब ये असहनीय है। तो हुआ क्या, 10 मई को जेल को तोड़ दिया गया। जो मेरठ के सैनिक थे, मेरठ के सैनिकों के द्वारा जेल को तोड़ दिया गया। जेल को तोड़ के जो भी यहाँ पर कैदी थे, है ना, कौन सा कैदी? वही सैनिक जिसको कैदी के रूप में बंद किया गया था, तो सभी सैनिकों को यहां से रिहा करवाया गया, बाहर निकलवाया गया। साथ ही साथ जो वहां पर ब्रिटिश सेना थे उन सबको मारा भी गया बड़े अच्छे से। और यहीं से देखा जाए तो विद्रोह का प्रारंभ हो जाता है और इसका फैलाव देश के विभिन्न भागों में होने लग जाता है। तो यहाँ पर तत्कालीन कारण आपने समझ लिया। जो चर्बी वाला कारतूस था, चर्बी वाला कारतूस ही यहाँ पर तत्कालीन कारण के रूप में रहता है। ये बातें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया। जब भी उत्तर लिखने को आए 1857 के विद्रोह के बारे में, तो थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि दे दीजिएगा कि ब्रिटिश नीतियों में आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक कारण थे जिसकी वजह से क्या हुआ, सभी वर्ग प्रभावित थे। लेकिन इसके तत्कालिक कारण के रूप में क्या था, चर्बी वाला कारतूस था और इसी के कारण विद्रोह प्रारंभ होता है और यहाँ से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्या होता है, इसका फैलाव हो जाता है। देखिए विधिवत रूप से यही 10 तारीख को, विधिवत रूप से 10 तारीख को, प्लान कुछ और था, शायद 27 तारीख को था प्लान बना के हमें विद्रोह करना है, लेकिन अब इन सैनिकों से रुका नहीं गया और पहले यहाँ पर 10 मई को ही ये प्रारंभ कर देते हैं। ये भी एक कारण के रूप में था जिसकी वजह से विद्रोह असफल रहा। क्योंकि अगर हमने टारगेट बनाया है, मान लीजिए कोई डेट हमने टारगेट बनाया है, हमारा नीति है कि इस तारीख, हाँ 31 मई था, तो यहाँ पर देखें तो हमने नीति बना रखा है कि उस तारीख को हम क्या करेंगे, सम्मिलित रूप से विद्रोह करेंगे। नीतिगत रूप से कोई कार्य किया जाता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इनसे रुका नहीं गया, 10 मई को ही ये स्टार्ट कर देते हैं। नीति थी कब की, 31 मई की, 10 को ही ये स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी स्थिति में प्लान इनका सफल हो नहीं पाता है, बिना प्लान के ही विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जाके थोड़ा सा वो वीडियो देख लीजिएगा, 1857 का विद्रोह, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लियर है ना, तो ये समझ में आ गया। अब चलिए आते हैं विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे, है ना। विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे, ये भी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस पूछा जाता है। भारत के इतिहास में आपने पढ़ा होगा। बिहार तक पहुंचने के लिए इन सब चीजों को मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखे दिल्ली, है ना। दिल्ली में क्या हुआ, जो भी यहाँ पर सैनिक थे जेल तोड़कर भागे थे वो पहुंच जाते हैं दिल्ली। दिल्ली पहुंचकर जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर को बोलते हैं कि भैया आप ही हमारे शासक हो, हम अंग्रेजों को अपना शासक नहीं मानते हैं, हम आपकी सेना है, आप हमारा नेतृत्व कीजिए और हम यहाँ से अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे। अब ये थे बूढ़े, लगभग 70-80 साल के थे, हड्डियों में उतनी ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला। इतना सैनिकों के द्वारा जोश चढ़ा दिया गया कि इनको वो पहले की सिचुएशन याद आने लगी जब राजा महाराजा फ्री हुआ करते थे, है ना, जो मर्जी वो कार्य करते थे, स्वतंत्र हुआ करते थे। इनको भी मजा आ गया, बोले कि हाँ सही बात है। इन्होंने क्या कर दिया, नेतृत्व प्रदान कर दिया गया, है ना। तो सेना किसको अपना, तो बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित करती है, इनका झंडा लेकर विद्रोह प्रारंभ कर देती है। तो दिल्ली के क्षेत्र में नेतृत्व किसके द्वारा, बहादुर शाह जफर के द्वारा। लेकिन ये नाम मात्र का नेतृत्व था, ये संकेत के रूप में थे बहादुर शाह जफर। लेकिन मुख्य रूप से वास्तविक नेतृत्व की बात करें तो जनरल बख्त खां के द्वारा यहाँ पर वास्तविक नेतृत्व प्रदान किया जाता है। कई बार बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कानपुर क्षेत्र में देखें तो कानपुर क्षेत्र का नेतृत्व नाना साहेब के द्वारा किया गया, जो अंतिम पेशवा हुआ करते थे बाजीराव द्वितीय, इनके ये दत्तक पुत्र थे। और जब ये शासक बनते हैं तो शासक बनने के बाद अंग्रेज कहते हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा। आपने पढ़ा है ना विलय की नीति, उसमें हमने पहले ही कह रखा है कि दत्तक पुत्र शासक का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता, और क्या कर लेते हैं,
इस साम्राज्य का विलय कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कारण रहता है। तो यहाँ पर नाना साहब के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है कानपुर में, लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा, और यहाँ पर ये अपने पुत्र को क्या करती है, शासक नियुक्त करती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक समानांतर सरकार की भी घोषणा कर दी जाती है, समानांतर सरकार गठित कर दी जाती है। तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के क्रम में यूपीपीएससी में पूछा गया है ना, और यूपीएससी के भी एक स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में किन क्षेत्र में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा लखनऊ क्षेत्र में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। याद रखिएगा समानांतर सरकार का मतलब क्या, एक तो अंग्रेजी सरकार चल रही है, हम अंग्रेजी सरकार की बात नहीं मानेंगे, हम अपना सरकार बना लिए और उसी के समानांतर चला रहे हैं, इसको बोलते हैं समानांतर सरकार। तो ये भी बात याद रखिएगा। उसके बाद रोहिलखंड का जो क्षेत्र है, यहाँ से खान बहादुर के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा, झांसी से आप सभी को पता है रानी लक्ष्मीबाई, है ना, आपने पढ़ा होगा, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है ना, जब पढ़ते हैं मन में एक जोश सा भर जाता है, आप सभी ने पढ़ा होगा इसको बड़े ही अच्छे से। तो विभिन्न क्षेत्र है, नेतृत्वकर्ता का नाम याद रखिएगा, कई बार लगाने के लिए भी पूछ लेता है। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर, लेकिन वास्तविक नेतृत्व जनरल बख्त खां के द्वारा, कानपुर में नाना साहब के द्वारा, लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा, रोहिलखंड में खान बहादुर के द्वारा, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। अब हमें पहुंचना है बिहार, इसको हमें डिटेल में करना है। तो बिहार में वीर कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है ना। पटना से कौन, वो भी आएगा, बिहार क्षेत्र में बस पूछता है, तो बिहार क्षेत्र में याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह। अब यहाँ पर बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में देखेंगे, पटना में जो पुस्तक विक्रेता थे, है ना, उनके द्वारा यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया जाता है। सारी चीजें आएगी, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। बिहार में 1857 का विद्रोह, यहाँ से हर एक लाइन आप देखेंगे, हर एक लाइन से कभी ना कभी यहाँ पर प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं बिहार में कब से प्रारंभ हुआ। तो 12 जून 1857 से बिहार में विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। 1857 वाला कब से, तो 12 जून 1857 से प्रारंभ हुआ। कहां से प्रारंभ हुआ ये भी पूछा जा चुका है, आपने देखा होगा प्रश्न को। तो देवघर जिला का एक गांव है रोहिणी, इस रोहिणी गांव से बिहार में 1857 का विद्रोह प्रारंभ होता है। ये कई बार पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो कब से, 12 जून 1857 से रोहिणी गांव से बिहार में 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है ना। हुआ क्या देखिएगा, तो 32वीं रेजिमेंट जो थे, 32वीं रेजिमेंट, उसके 3 सैनिकों ने क्या किया कि उनके जो लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट का नाम था नॉर्मन लेसी, और उसके एक सहायक थे सर्जेंट ग्रांट, है ना, सर्जेंट ग्रांट थे उनके सहायक। ठीक है, तो ये 3 जो सैनिक थे, इन्होंने क्या किया कि नॉर्मन लेसी को और उसके सहायक जो थे ग्रांट को, दोनों की हत्या कर दी, और यहीं से विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। ये घटना कहाँ की है, रोहिणी की है। यहाँ पर क्या था, एक इनकी सैनिक छावनी हुआ करती थी, और इसी सैनिक छावनी के द्वारा क्या किया गया, तो नॉर्मन लेसी और ग्रांट की हत्या कर दी जाती है गोली मारकर, और यहीं से विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। जब यह घटना यहाँ पर घटती है, तो मेजर मैकडोनाल्ड के द्वारा कठोरता के साथ विद्रोह को दबा दिया जाता है, और दबाने के साथ परिवर्तन क्या किया जाता है, तो यहां पर देखिएगा विद्रोह को दबाया गया, और साथ ही साथ 16 जून को ये तीनों ही सैनिकों को जिनके द्वारा गोली मारकर हत्या की जाती है, इन तीनों को फांसी दे दिया जाता है। ये यहां पर घटना हुआ। इसके साथ साथ जो इनका कार्यालय था, है ना, 32वीं रेजिमेंट का जो कार्यालय था, इसको स्थानांतरित भी कर दिया गया। पहले कहा था रोहिणी था, रोहिणी से बदलकर इसको कहा भागलपुर कर दिया गया। तो ये भी बात याद रखिएगा कि जब पहला बिहार में पहली बार विद्रोह प्रारंभ हुआ, कहां से, रोहिणी से। रोहिणी के किसके द्वारा, तो 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा। उसके बाद से क्या कर दिया गया, इसका कार्यालय रोहिणी से हटाकर कहां स्थानांतरित कर दिया जाता है, भागलपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये बातें आप याद रखिएगा। तो स्टार्टिंग हमने देख लिया कहां से, रोहिणी से। आगे की कहानी देखिएगा, अब पहुंचेगा कहां, हम बात करते हैं पटना की। तो पटना में देखिए 3 जुलाई 1857, 12 जून को रोहिणी में बिहार में स्टार्ट हो चुका है।
3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में यह विद्रोह प्रारंभ होता है। नेतृत्व किसके द्वारा? तो वही जो पुस्तक विक्रेता थे पीर अली के द्वारा यहां पर नेतृत्व किया जाता है। पीर अली के द्वारा यहां पर नेतृत्व किया जाता है। यहां पर हुआ क्या? तो पीर अली के साथ में लगभग 200 लोग थे। सभी लोगों ने क्या किया? तो अभी भारत में किसका शासन है? मुगलों का। भले ही रियलिटी में किसका शासन है? रियलिटी में अंग्रेजों का है, लेकिन देखा जाए यहां पर तो मुगलों के अंतर्गत ही बिहार वाला क्षेत्र भी आता है। तो इन्होंने क्या किया? पीर अली ने कि बहादुर शाह जफर का झंडा लिया, और बहादुर शाह जफर का झंडा लेकर सभी के सभी लगभग 200 जो विद्रोही लोग थे, इन सभी के साथ ये पटना सड़क पर आ जाते हैं और विद्रोह प्रारंभ कर देते हैं। जब अंग्रेजों को इसकी भनक लगती है तो वहीं पर क्या होता है? ब्रिटिश सेना से मुकाबला होता है, और ब्रिटिश सेना के मुकाबला में ही पीर अली गोली के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो पटना में कब? 3 जुलाई 1857 इस दिन हुआ क्या? तो पीर अली लगभग 200 विद्रोहियों के साथ मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का झंडा लेकर पहुंच जाते हैं पटना के रोड पर विद्रोह करने के लिए। वहां पर ब्रिटिश सेना के साथ संघर्ष होता है, और इसी संघर्ष में इनको गोली लग जाती है, परिणामतः इनकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ लगभग इनके 16 जो मित्र थे, जो इसमें सहायता कर रहे थे, विद्रोही लोग थे, उन सभी को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो दूसरी कहानी हमने देख लिया कहां की? पटना की। तो 2 क्षेत्र क्लियर है। रोहिणी के बाद पहुंचा कहां? पटना पहुंचा। सारी चीजें क्लियर करते हुए चलिएगा, हर एक लाइन प्रश्न है। ठीक है ना? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पटना में जो गोलीबारी की गई है ना, पीर अली की मृत्यु हो गई। मृत्यु के साथ साथ जो इनके साथी थे, लगभग 16 साथियों की यहाँ पर फांसी दे दी गई। जब ये खबर कहाँ पहुंचा? दानापुर। बगल में ही कहाँ है? दानापुर। बगल में ही क्या है? दानापुर। तो जब दानापुर ये खबर पहुंचा, तो खबर पहुंचते ही दानापुर के जो 3 बटालियन थे, 3 बटालियनों ने क्या कर दिया? यहाँ पर विद्रोह कर दिया, है ना। 3 बटालियन के द्वारा यहाँ पर विद्रोह कर दिया, और वो भी बोले कि भैया हम भी अंग्रेजों को अपनी सरकार नहीं मानेंगे, हम भी नहीं मानेंगे। और आगे चलकर देखेंगे, जब यहां पर वीर कुंवर सिंह के द्वारा सैनिकों का नेतृत्व किया जा रहा था, है ना, ये आरा की तरफ जा रहे थे, तो ये जो बटालियन है, जो 3 बटालियन यहां पर विद्रोह करते हैं, ये भी जाकर किसके साथ? तो उसी सेना के साथ मिल जाते हैं जिसका नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि पटना की सूचना मिलते ही दानापुर में भी यहाँ पर बटालियनों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। 1857 का जो विद्रोह था, ये बड़ी ही तेजी से विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया। जैसे कि हम देखें सारण के बगल में जाए तिरहुत, है ना, आरा, इन सभी क्षेत्रों में, शाहाबाद जिला, इन सभी क्षेत्रों में क्या हुआ? विद्रोह का फैलाव बड़े ही तेजी से हुआ। शाहाबाद जिले की बात करें तो यहाँ के, है ना, यहाँ पर एक जगह था जगदीशपुर, शाहाबाद जिले के अंतर्गत आता है, कई बार ये पूछा गया है ना। तो जगदीशपुर के थे यहाँ पर जमींदार, कौन? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। अब विभिन्न क्षेत्रों में पूरा विद्रोह फैल चुका है, द्वेष पूरा फैल चुका है, हर क्षेत्र में लोग बाहर आ रहे हैं विद्रोह करने के लिए। ऐसी स्थिति में वीर कुंवर सिंह के द्वारा, जो कहाँ के? तो शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के निवासी थे, वहां के जमींदार थे, इनके द्वारा यहाँ पर नेतृत्व प्रदान किया जाता है। इनकी सहायता इनके भाई और भतीजों के द्वारा, साथ ही साथ कुछ जमींदारों के द्वारा, है ना, सेठों के द्वारा यहाँ पर भी इनके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है। तो वीर कुंवर सिंह के सहयोगी के रूप में देखें तो इनके भाई थे अमर सिंह, है ना, और भतीजा में देखें तो जयकृष्ण सिंह थे, रथभंजन सिंह थे, हरि किशुन सिंह थे और निशान सिंह थे। ये सभी के सभी भतीजे थे जो इनका सपोर्ट कर रहे थे। इनके भाई थे अमर सिंह, ये भी सपोर्ट कर रहे थे। आगे देखेंगे जब वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है तो अमर सिंह के द्वारा यहाँ पर नेतृत्व प्रदान किया जाता है। उसके बाद शाहाबाद के 4 जमींदार थे, ठाकुर दयाल सिंह, विशेश्वर सिंह, नरहन सिंह और जोहन सिंह। ये 4 जमींदार भी इनका सपोर्ट कर रहे थे, ये भी बात याद रखिएगा। अब हुआ क्या देखिएगा, इन्होंने क्या किया, लगभग 10,000 सैनिकों को लेकर आरा की ओर प्रस्थान किए, है ना, आरा की ओर प्रस्थान किए। और जो दानापुर के जो सैनिक थे, जो विद्रोही हो चुके थे, है ना, वो भी आके इनके साथ मिल जाते हैं, है ना। जब ये आरा की तरफ चल रहे थे तो आरा की तरफ चलने के क्रम में क्या हुआ, अंग्रेजी सेना से इनका मुकाबला हुआ। और वहां पर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कैप्टन डनबर।
कैप्टन डनबर कर रहा था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। जब यहां पर संघर्ष हुआ तो संघर्षों में अंग्रेजों को जबरदस्त कूट दिया गया। एक तरफ कौन है नेतृत्वकर्ता के रूप में? वीर कुंवर सिंह, जो लगभग 70-72 वर्ष की उम्र में है ना। आप थोड़ा सा गूगल पे फोटो देखिएगा, मैं सोचा था फोटो भी दिखाऊंगा लेकिन समय नहीं मिल पाया, सम्मिलित नहीं कर पाया। 70-72 वर्ष की उम्र में, बुढ़ी हड्डियां थी लेकिन ताकत इतना जबरदस्त कि यहाँ पर 40-42 वर्ष के डनबर को अच्छे से जबरदस्त कुटाई हो जाती है। अंग्रेजी सेना यहाँ पर क्या हो जाती है? पराजित हो जाते हैं। घटना कब की है? 29-30 जुलाई की ये घटना है 1857 में, ठीक है। और यहाँ पर अंग्रेजी सेना पराजित होती है, साथ ही साथ जितने भी इनके सैनिक थे सभी सैनिकों को यहाँ पर क्या कर लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। बोला जाता है बहुत कर लिया भैया, चल, है ना, तो बंदी बना लिया जाता है। जब ये खबर पता चलता है अंग्रेजों को तो बंगाल आर्टिलरी के मेजर थे विंसेंट आयर, है ना, विंसेंट आयर, इन्होंने क्या किया कि 2 अगस्त को बीबीगंज में आक्रमण किया। यहीं पर बंदी बना के रखा गया था। तो 2 अगस्त को बीबीगंज पे इनके द्वारा आक्रमण किया जाता है और आक्रमण करके जो भी सेना जो यहाँ पर बंदी बनाए गए थे उनको यहाँ से छुड़ा लिया जाता है ना। छुड़ाने के साथ साथ 2 अगस्त को आक्रमण हुआ, बंदी को छुड़ाया, साथ ही साथ 12 अगस्त को जो जगदीशपुर का क्षेत्र था, जगदीशपुर के क्षेत्र पर भी इसने क्या कर लिया? अपना कब्जा जमा लिया। कौन? तो आयर ने, विंसेंट आयर ने 12 अगस्त को जगदीशपुर पर कब्जा जमा लिया। तो यहां तक कहानी क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या घटना होती है। ये संघर्ष जो था लगातार जारी रहा। आगे देखें तो क्या हुआ? 26 मार्च 1858 को, है ना, 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ में फिर से अंग्रेजी सेना के साथ वीर कुंवर सिंह का नेतृत्व हुआ। और यहां पर वीर कुंवर सिंह का सहायता कौन कर रहे थे? नाना साहब कर रहे थे, ठीक है। तो वीर कुंवर सिंह नाना साहब के साथ मिलकर आजमगढ़ में 26 मार्च 1858 ईस्वी को अंग्रेजों को जबरदस्त कूट दिया, है ना। अंग्रेज सेना यहाँ पर बुरी तरह से पराजित होती है। ऐसी स्थिति में क्या किया गया भैया? फिर से और सेना बुलाया गया। किसके नेतृत्व में? तो कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में और सेना बुलाई गई। और फिर पुनः यहाँ पर लड़ाई कब हुआ? 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को, है ना। लड़ाई तो ये चल ही रही थी, लड़ाई ये चल ही रही थी, मार्च से तो चल ही रहा था। 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में पुनः सेना आई। और ये सेना भी कब? 23 तारीख को फिर से पराजित हो गई, है ना। पहले ही आई थी लेकिन 23 को जबरदस्त संघर्ष जो होता है, इस संघर्ष में फिर से अंग्रेजी सेना यहाँ पर पराजित हो जाती है। तो एक बूढ़ी हड्डी वाला नेतृत्व आप कह सकते हैं, है ना। इसीलिए कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। आप प्रश्न बोले थे ना कि थोड़ा सा दिखाइएगा, मैं भूल गया था। अभी आप लोगों के सामने गूगल से डाउनलोड करके मैं कुछ प्रश्न का सैंपल भी दिखाऊंगा आप सभी को। 1857 का विद्रोह पूछा गया है, उसके साथ साथ कहा गया है बिहार के विशेष संदर्भ में। तो ये सारी कहानियां इतना लंबा क्यों बता रहा हूं? इसका उत्तर जब भी हम लिखेंगे सबसे पहले तो 1857 के विद्रोह को बताएंगे, मैंने कारणों को बताएंगे, फिर भारत में किन किन क्षेत्रों में प्रसार हुआ थोड़ा थोड़ा ये बता देंगे, और सबसे ज्यादा अंतिम पैराग्राफ में बताएंगे बिहार का योगदान, और ये सारे डिटेल वहां पर सम्मिलित करने हैं, है ना। और इसमें बूढ़ी हड्डियों की ताकत को हाईलाइट करके दिखाना है, ठीक है। क्लियर है? ठीक, देखिए डेट याद नहीं रखना है, डेट याद मत रखिए। अब महीना तो याद रखना पड़ेगा, अप्रैल के महीने में। आप डेट छोड़ भी दीजिए क्योंकि एग्जामिनर जो है ये नहीं देखता कि आप डेट याद रखे हैं या नहीं रखे हैं। सारी कहानी आपको स्पष्ट रूप से पता है या नहीं पता है, और साथ ही साथ उस कहानी को कितने अच्छे तरीके से आप परोस रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती है। डेट याद हो ना हो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक। महीना और ईयर याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 बार अंग्रेजी सेना यहाँ पर पराजित हो गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बूढ़ी हड्डियों में कितनी ताकत थी। लेकिन ये जो लड़ाई हो रही थी ना, संघर्ष हो रही थी, इसी संघर्ष में वीर कुंवर सिंह भी क्या हो गए? घायल हो गए। और घायल होने के पश्चात 23 को ये लड़ाई हुई, 26 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका डेट याद रखिएगा, 26 अप्रैल
है ना। 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। कारण क्या, यही संघर्षों में अंग्रेजों से झड़प करते वक्त ये घायल हो जाते हैं और घायल होने के पश्चात 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके जो भाई थे अमर सिंह के द्वारा नेतृत्व संभाला जाता है। और साथ ही साथ जो शाहबाद पर, है ना, 12 अगस्त को हमने देखा था, शाहबाद पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उस नियंत्रण को भी हटाने में ये सफल रहते हैं और शाहबाद पर पुनः इनका नियंत्रण स्थापित हो जाता है। किसके नेतृत्व में, अमर सिंह के नेतृत्व में। क्लियर है बात। चलिए, उसके बाद हमने देखा ये जो 1857 का विद्रोह था मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में भी था, गया के क्षेत्र में भी था। मुजफ्फरपुर में ये किस नाम से, लोटा विद्रोह के नाम से जाना गया, ये बात याद रखिएगा। 1857 का विद्रोह मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में लोटा विद्रोह के नाम से जाना गया, क्योंकि प्रारंभ वहीं से हुआ था, जेल से हुआ था। लोटा को लेकर, तांबे के और मिट्टी के लोटा को लेकर वहां से स्टार्ट हुआ था और फिर धीरे धीरे इसका स्वरूप लंबा होने लगा था। ठीक है, तो इसी विद्रोह को कहा, मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह के नाम से जाना गया। फिर गया में देखें तो गया में भी विद्रोही जो सैनिक थे उन्होंने भी क्या किया, जेल पर हमला किया और जेल पर हमला करके अनेक विद्रोहियों को वहां से मुक्त कर दिया, जेल से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, उसके बाद नामदार खान के नेतृत्व में राजगीर में विद्रोह किया गया। नामदार खान के नेतृत्व में राजगीर में विद्रोह किया गया। 1857 का विद्रोह देखें तो लगभग बिहार के सभी क्षेत्रों में रहा, एक क्षेत्र को छोड़कर, और इससे भी 3 बार प्रश्न पूछे गए हैं। कौन सा, तो मुंगेर जिला। ठीक है, तो याद रखिएगा जितने भी जिले हैं सभी जिलों में इसका प्रसार था, केवल एक क्षेत्र था मुंगेर, यहां पर इसका प्रसार नहीं पहुंच पाया और इससे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये था 1857 का विद्रोह। अंततः इसका थोड़ा सा हम रिजल्ट देख लेते हैं। अंतिम रूप से विद्रोहियों ने क्या किया, अपने हथियार डाल दिए, क्योंकि यहाँ पर ये अंतिम रूप से क्या रहा, असफल रहा। असफलता के कारण क्या रहे, जो मैंने वीडियो जारी किया है 1857 का विद्रोह वो देख लीजिएगा। बहुत सारे कारण थे, जैसे कि इसमें बहुत सारे वर्गों ने भाग नहीं लिया। जैसे जो शिक्षित मध्यम वर्ग बन गया था, है ना, अंग्रेजों की शिक्षा नीति यहाँ पर लाई जाती है, परिणामतः यहाँ पर ब्रिटेन की शिक्षा भी स्टार्ट किया जाता है। इससे क्या होता है कि भारत के कुछ लोग क्या हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, वो शिक्षित मध्यम वर्ग में आने लग जाते हैं। तो वो इस विद्रोह से बाहर रहे। बाहर रहने का कारण ये था कि उनका मानना ये था कि भैया भारत के पिछड़ापन का मेन कारण क्या है कि हम साइंस, अर्थात जो यूरोप में जो शिक्षा दी जाती है, जिसमें तर्क और विवेक की बात की जाती है, वो भारतीयों की शिक्षा में नहीं है। और यही कारण है कि क्या है, विद्रोह एवं आंदोलन हो रहा है। ठीक है, और इन्होंने सोचा कि अगर हम इसका सपोर्ट करते हैं, अर्थात फिर से हम अपने पीछे जाने के क्रम में हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ये सोच के इन्होंने क्या किया, इसमें हिस्सा नहीं लिया। जमींदार वर्ग जो था वो भी देखा जाए तो अधिकतर अंग्रेजों का साथ देते हैं, बहुत सारे राजा भी अंग्रेजों का साथ देते हैं। तो ये सभी कारण थे। साथ ही साथ इनके पास जो हथियार था, अगर निश्चित डेट पर ये स्टार्ट करते तो यहाँ पर हथियार भी वो इकट्ठा कर पाते, लेकिन यहाँ पर हथियार भी इनके पास उतना इकट्ठा नहीं हो पाया। तो ये सारी कारणों को हम देख सकते हैं। इसी की वजह से क्या हो जाता है, अंततः यहाँ पर क्या हो जाता है, विद्रोह को दबा दिया जाता है। ठीक है, भारत में ब्रिटिश कंपनी का शासन इसके बाद से क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो 1857 का विद्रोह देखिए, इससे पहले जो 1853 का एक्ट आया था, 1853 के एक्ट में जो ब्रिटेन की सरकार थी वो पहले ही दर्शा चुकी थी कि भैया हम क्या चाहते हैं कि जो ब्रिटिश कंपनी का शासन है भारत में, ये बस नाम मात्र का रहेगा, हमारे देखा जाए हमारी दया पे चल रहा है। जब भी चाहें ये जो भारत का शासन प्रशासन है कंपनी के हाथों से हटाकर ब्रिटिश ताज के हाथों में हम ला सकते हैं। बस वो बहाना ढूंढ रहे थे और बहाना इनको मिल जाता है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह का बहाना बना के भारत से कंपनी का शासन प्रशासन समाप्त कर देते हैं और यहाँ पर ब्रिटेन के ताज का शासन स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी। इतने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। विकास जी पूछ रहे हैं, कृषक लोग किनको साथ दिए थे। देखिए, इसमें कृषक तो शोषित थे, है ना, कृषक शोषित थे, तो वो भी इसमें देखा जाए तो कई सारे क्षेत्रों में देखने को मिला, है ना। कृषक लोग भी इसमें सम्मिलित हुए।
अब देखिए यहाँ पर कृषक को तो कोई फायदा था ही नहीं अंग्रेजों से, दिमाग अपने से लगाना है ना, दिमाग अपने से लगाना है कि शोषण किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है, और अंग्रेजों के द्वारा कृषकों का सबसे ज्यादा शोषण किया गया, तो कभी वो अंग्रेजों को सपोर्ट करेंगे, कभी नहीं करेंगे। कभी भी करेंगे तो जो भारतीय लोग हैं, भारतीय लोगों का सपोर्ट इनके द्वारा किया जाएगा। बस थोड़ा सा सोचिएगा कि अंग्रेजों की नीतियों से किसको लाभ हुआ, जिसको लाभ हुआ वो क्या करेंगे, अंग्रेजों का सपोर्ट करेंगे, जिसको हानि हुआ वो अंग्रेजों का सपोर्ट कभी भी नहीं करेगा। ठीक है। हाँ, जमींदार वर्ग भी सम्मिलित नहीं था, बस कुछ ही क्षेत्रों के जमींदार थे जो जनजातीय क्षेत्रों के थे, है ना, वो लोग सम्मिलित थे। यहाँ पर देखें तो जमींदार ही थे वीर कुंवर सिंह, इन्होंने क्या किया, इसमें सपोर्ट किया, नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन अधिकतर जमींदार जो थे वो इससे बाहर रहते हैं। ठीक है। देखिए जमींदार में भी कौन सपोर्ट करेंगे, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या था, जमींदारों पर भी तो शोषण था भैया, जमींदारों पर भी शोषण था। एक समय दे दिया गया कि भैया 11 तारीख को शाम को 5 बजे तक आपको क्या कर देना है, राजस्व है वो पहुंचा देना है। 5:01 तक कोई पहुंचाया, इसका जमींदारी समाप्त। अब इसका अधिकार क्या, वो पहले खूब कमा रहा था, ये मजे में खूब कमा रहा था, अब कमाना ही इसका बंद हो गया, पूरा अधिकार ही समाप्त हो गया। अब इसके मन में भी क्या हो गया, अंग्रेजों के प्रति विद्रोह। तो इन्होंने, ऐसे लोगों ने भी इसमें सपोर्ट किया। ठीक है। हाँ, सिंधिया थे, भोसले थे, ये सभी लोग अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे। वो वीडियो देखिएगा, उसमें पूरा डिटेल में मैंने बताया है। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी आज पूरा समाप्त करना है, अभी बहुत सारे हैं। ये शायद कौन सा नंबर था, 10वां नंबर था शायद, है ना, ये 9वां था, 13 हमें करना है, अर्थात अभी 4 और है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पर है सरदारी आंदोलन, है ना। अगला कौन सा है, सरदारी आंदोलन, या फिर इसी को मुक्ति लड़ाई आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। मुक्ति लड़ाई आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 1857 हमने देख लिया, उसके बाद का ये घटनाक्रम है, 1858 से 95 तक चलता है। इसकी सिचुएशन को समझते हैं कि क्या था, सरदारी आंदोलन क्या था। तो देखिएगा क्षेत्र क्या था इसका, छोटा नागपुर का जो विभिन्न क्षेत्र था, अलग अलग, है ना, छोटा नागपुर के जितने भी क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों में सरदारी आंदोलन हुआ क्यों, तो यहाँ पर एक टर्म आपको दिखाई दे रहा है, सरदार, है ना, सरदार से संबंधित है क्या, सरदारी आंदोलन। अर्थात हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स की जो नीतियां लाई जाती है, इस नीतियों के तहत जो इनमें सरदारी थी, है ना, सरदार पद था, सरदारी इनकी छीन जाती है, और इसी की रक्षा के लिए यहाँ पर आंदोलन किया जाता है, जिसे सरदारी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें क्या था, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत भी इसको देख सकते हैं, समझिएगा। ठीक है। तो सरदारी आंदोलन की बात करें, क्षेत्र कौन सा था, तो छोटा नागपुर के विभिन्न क्षेत्रों में ये सरदारी आंदोलन देखने को मिला। उद्देश्य क्या था इसका, तो उद्देश्य एक ही था, अपने क्षेत्र से विदेशियों को भगा देना, क्योंकि विदेशियों के आने से, दिकुओं के आने से इनका जो अधिकार था, अधिकार यहाँ पर समाप्त होने लगा था। ठीक है। अब कारण देखिएगा क्या क्या था। तो सबसे पहला कारण हम देख सकते हैं भू राजस्व व्यवस्था, और भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ कि जो इनकी सरदारी थी, है ना, ये सरदारी इनकी छीन जाती है, जो भी इनके अधिकार थे वो सारे अधिकार छीन जाते हैं। कैसे छीन जाते हैं, पीछे की जो मैंने फॉर्मूला दिया है अप्लाई कर दीजिएगा, फिर से बताऊंगा तो लंबा टाइम लगेगा। ठीक है। अधिकार कैसे छीने, तो वही सारी चीजें यहाँ पर लगा देना है। भू राजस्व नीति, भूमि का मालिक हुआ करते थे, जमींदारों को बैठा दिया गया, मालिक जमींदार बन गया, ये कृषक बन गए, धीरे धीरे शोषण हुआ, वो सारी चीजें यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ठीक है। तो इनकी सरदारी छिन गई, पहले ये सरदार कहलाते थे, भूमि का राजस्व जो वसूली का अधिकार था इनके पास हुआ करता था, अब अंग्रेजों के माध्यम से किसके पास, जमींदारों के पास चला गया, इनके अधिकार छीन गए। ठीक है। तो भू राजस्व व्यवस्था से ये परिवर्तन हुआ। दूसरा, हम ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार चला। ये क्या थे, जनजाति थे, जनजातियों में अपना विशेष कल्चर होता है, और यहाँ पर इनकी वजह से क्या हुआ कि इनके कल्चर में क्या होने लगा, हस्तक्षेप होने लगा। कारण क्या रहा, तो भू राजस्व नीति के कारण यहाँ पर विभिन्न बाहरी लोग आके इनके क्षेत्रों में रहने लगे, परिणामतः वो ईसाई धर्म से संबंधित थे, और इनका एक विशेष कल्चर हुआ करता था, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट था, है ना। कई सारे, तो यहाँ पर मैंने बोला था ना कि ईसाई धर्म प्रचार का मुख्य टारगेट सबसे पहले इन्होंने कहा जनजातीय क्षेत्रों को बनाया, और इसमें ये लोग भी देते थे कि भैया देखो तुम्हारा शोषण हो रहा है, ईसाई धर्म अपना लो, तुम्हारा ये शोषण नहीं होगा, है ना। तो उसी के कारण कई सारे यहाँ पर जो लोग थे जो इन जनजातियों से संबंधित, है ना,
तो उन्होंने क्या कर लिया था, ईसाई धर्म अपना लिया था। अर्थात ईसाई धर्म अपनाने लगे थे इनके लोग, और साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, है ना। ईसाई धर्म अपनाने से इनका जो संरचना था, धार्मिक संरचना, उसमें विभेद उत्पन्न हो गया था। परिणामतः यहाँ पर विभिन्न प्रकार के, भारत में विभिन्न प्रकार के जनजातीय सुधारवादी आंदोलन हुए, है ना। क्यों? क्योंकि जो इनके अंदर जो पहले से इनका संरचना था, उस संरचना में ईसाई धर्म का प्रभाव देखने को मिला था। इसलिए भारत में विभिन्न प्रकार के जनजातीय सुधारवादी आंदोलन होते हैं। उनमें से एक सरदारी आंदोलन को भी हम देख सकते हैं। तो दो कारण आप समझ चुके, एक तो भू राजस्व व्यवस्था था और दूसरा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार था। इन सभी के कारण यहाँ पर सरदारी आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये जो सरदारी आंदोलन है, इसका उल्लेख मिलता है द मुंडाज नामक एक पुस्तक में, है ना। ये पुस्तक लिखे कौन है, तो एक्सी राय है। एक्सी राय के द्वारा पुस्तक लिखा गया है द मुंडाज, और इसमें क्या है, इसमें इसकी जिक्र देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन 3 चरणों में चलता है। ये आंदोलन 3 चरणों में चलता है। पहला चरण हम देख सकते हैं कृषि का दौर, दूसरा पुनरुत्थान का, है ना, पुनरुत्थान का, और तीसरा राजनैतिक दौर था। देखिएगा, समझिएगा, पहले और दूसरे चरण में क्या हुआ। पहले और दूसरे चरण में हुआ कि जमींदार और किसानों के बीच झड़प यहां पर होने लगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली रूप से भू राजस्व नीति के तहत जो यहां पर जमींदार थे, जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है। ठीक है, कि जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है। इसलिए जो पहला और दूसरा चरण रहा, दोनों ही चरणों में किसानों और जमींदारों के बीच में संघर्ष होता रहा, ये रहा। लेकिन फाइनली इन्होंने देखा कि भैया शोषण तो इनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन करवा कौन रहा है, तो इनको पता चलता है कि अंग्रेजों के द्वारा करवाए जा रहे हैं। अब इन्होंने सोचा कि चलो भैया, ये क्या है, नीचे के अधिकारी हैं, अधिकारी से अच्छा है जो इनके भगवान है, उनके खिलाफ उनको ही हम समाप्त कर दे, बीच के अधिकारी तो ऐसे ही, बिचौलिए ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। तो तीसरे चरण में क्या किया गया कि जितने भी विदेशी थे इनके क्षेत्रों में, जितने भी दिकू थे, इन सभी लोगों को मारा पीटा यहाँ पर स्टार्ट किया जाने लगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर देखा जाए तो राजनीतिक कारण, है ना, ये तीसरा चरण में रहता है। पहले 2 चरणों में जमींदारों और किसानों के बीच संघर्ष होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने अधिकारों की प्राप्ति करने के लिए, भैया राजस्व पहले हम वसूलते थे, अब तुम कैसे वसूलोगे, हम सरदार कहलाते थे, हमारे सरदारी खत्म कर दिए। तो इसको लेकर झड़प होती रही, और अंतिम दौर में इनको लगा कि भैया इनके मालिक को ही हम समाप्त करते हैं। अर्थात जितने भी विदेशी लोग थे इनके क्षेत्र में, उन सभी के खिलाफ ये विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। और ये समय कल कब, तो 1890 के आसपास से ये सारी चीजें स्टार्ट होती है। तीसरा चरण स्टार्ट होता है। क्लियर है। अब इसमें क्या था कि संगठन की कमी थी, और संगठन की कमी के कारण ये विद्रोह भी यहाँ पर असफल हो जाता है ना। ये विद्रोह भी असफल हो जाता है। इससे संबंधित जितने भी लोग थे वो यहाँ पर अपने हथियार डाल देते हैं। यहाँ पर नेतृत्व करता जबरदस्त नहीं था। अब ये किसी का नेतृत्व ढूंढ रहे थे, है ना, कि किसी का नेतृत्व मिल जाए ताकि फिर से हम यहाँ पर विद्रोह स्टार्ट कर दें। और ये नेतृत्व मिलता है बिरसा मुंडा के रूप में। ठीक है, तो आगे हम बिरसा मुंडा देखेंगे, वहां पर अच्छे से समझेंगे। बिरसा मुंडा जब भी कीजिएगा तो इसको वहां पर जोड़ दीजिएगा। क्लियर है। तो ये समझ में आ गया सरदारी आंदोलन, 2 कारण, भू राजस्व व्यवस्था और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, और इन्हीं के कारण क्या हुआ, यहाँ पर विद्रोह हुए जो 3 चरणों में रहे। पहले और दूसरे चरण में जमींदार और किसानों के बीच संघर्ष रहा, लेकिन तीसरे चरण में सबके खिलाफ हो गया, अर्थात अंग्रेज और अंग्रेज समर्थित जितने भी लोग थे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरवार आंदोलन, आगे है खरवार आंदोलन, 1874 में हुआ। कौन सा क्षेत्र, तो वहीं जो संथाल परगना था, दामिन एको क्षेत्र था, वहीं पर यह हुआ खरवार आंदोलन। कब, 1874 में हुआ था। ठीक है, कब, 1874 में हुआ था। इसकी संरचना को हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर देखिएगा, खरवार आंदोलन की बात करें तो यह मुख्य रूप से जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है, अभी हमने देखा इससे पहले सरदारी आंदोलन, वो भी देखा जाए तो मुख्य रूप से भू राजस्व को लेकर ही था, लेकिन उसमें भी कैसा, तो जनजातीय सुधारवादी आंदोलन के स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। और खरवार आंदोलन की बात करें तो यह मुख्य रूप से जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था, लेकिन आगे चलकर ब्रिटिश नीतियों का भी विरोध इसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो सुधारवादी आंदोलन था, इसका उद्देश्य क्या था, प्राचीन मूल्यों और जनजातीय परंपराओं को पुनः स्थापित करना। कारण अब क्या जोड़ पाएंगे, ईसाई धर्म प्रचार प्रसार को कारण के रूप में जोड़ लीजिए। क्यों, क्योंकि ये चाहते हैं जो इनके प्राचीन मूल्य थे उन मूल्यों को स्थापित करना, जो इनके जनजातीय परंपरा थी उस परंपरा को स्थापित करना।
अर्थात ये खराब कैसे हुआ होगा? ईसाई धर्म प्रचार की वजह से। ईसाई धर्म प्रसार की वजह से इनमें भी कई सारे जनजाति ईसाई धर्म अपना लिए थे, है ना। इनके परंपराओं में परिवर्तन देखने को मिला था। अब इन्हें लगा कि भैया अगर हम अभी कुछ इसमें नहीं करते हैं तो पता चलेगा कि हमारी परंपराएं ही यहाँ पर समाप्त हो गई। जनजातियों की परंपरा वैसे ही बनी रहे, इसके लिए आपने पढ़ा होगा भारत सरकार के द्वारा भी संरक्षण किया जाता है कि भैया वो जैसे जीवन यापन करते हैं उनको करते रहने दीजिए, उनमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? ईसाई धर्म प्रसार की वजह से जनजातियों में बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी, परंपराओं में विभिन्नताएं देखने को मिला था। इसलिए यहाँ पर खरवार आंदोलन चलाए गए ताकि यहाँ पर जो पहले के मूल्य थे, इनके परंपरा थे, उसको स्थापित किया जाए। नेतृत्व किसके द्वारा? तो भागीरथी माझी के द्वारा किया जाता है। खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथी माझी के द्वारा किया जाता है। और जितने भी आदिवासी थे इसको बाबा नाम से जानते थे, है ना, बाबा नाम से ये प्रसिद्ध थे। कहा जाता है ना गांव में अभी भी कोई भी साधु वाधु दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिया तो सीधे बोलते हैं बाबा क्यों बन रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर भागीरथी माझी को बाबा के नाम से जाना जाता था। आदिवासियों में ये बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। अब देखिएगा अब क्या हुआ? मुख्य रूप से ये था जनजातीय सुधारवादी आंदोलन, लेकिन इसके माध्यम से ब्रिटिश भू राजस्व पद्धति का भी यहाँ पर विरोध किया गया, क्योंकि ये भी कृषि कार्य से जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं ये भी शोषित थे। परिणामतः भू राजस्व पद्धति का इनके द्वारा भी विरोध किया जाता है। हुआ क्या देखिएगा, भागीरथी माझी ने क्या किया कि अपने आप को, एक गांव था बौसी गांव का राजा घोषित कर दिया और राजा घोषित करके कहा कि भैया ब्रिटिश भू राजस्व नीति है, हम उसके तहत लगान नहीं देंगे, हम ब्रिटिश सरकार को लगान नहीं देंगे, आप क्या करो, मुझे लगान दो। तो ये बौसी गांव का अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं और इनके द्वारा वहां पर लगान वसूल किया जाने लगता है। विद्रोह के रूप में हम इस चीज को यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो घटना क्या हुई थी? भागीरथी माझी अपने आप को राजा घोषित किए और ऐलान कर दिया कि भैया कोई भी अंग्रेजों को राजस्व नहीं देगा, राजस्व मुझे दीजिए। और भागीरथी खुद ही यहाँ पर राजस्व वसूलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो ये ऐसा संघर्ष था जो अहिंसक संघर्ष था, है ना। सब में हमने हिंसा देखा, लेकिन खरवार आंदोलन जो था ये अहिंसक प्रकार का संघर्ष था, ठीक है। और इसे भी अंततः क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। अब इनके द्वारा क्या किया जा रहा है? वसूला जा रहा है। अंग्रेजों को पता चला, भैया आके अच्छे से समझा के बोला कि भैया ऐसे वैसे मत करो, है ना, और चुपचाप यहाँ पर क्या करो, आराम से रहो, ठीक है। तो अंततः इस विद्रोह को भी दबा दिया जाता है। तो समझ में आ गया खरवार आंदोलन का उद्देश्य क्या था, परिणाम क्या हुआ, ठीक। अगला देखिएगा, महत्वपूर्ण है बिरसा मुंडा आंदोलन, ठीक है। अगर आपने बिहार बोर्ड से एजुकेशन लिया होगा तो आप शायद तीसरी या पांचवी कक्षा में, मुझे याद नहीं है, मैंने पढ़ा है। बिरसा मुंडा का पिक्चर आज तक मुझे याद है ना। एक हाथ में टांगा लिए ऐसे पिक्चर था और शेर को मार रहे थे, किससे? टांगे से। वो पिक्चर आज तक याद है, कहानी भी याद है। क्यों? क्योंकि बचपन में पढ़े थे और बचपन में पढ़ा हुआ अधिकतर चीजें याद रहता है, ठीक है। तो बिरसा मुंडा आंदोलन की हम यहाँ पर बात करते हैं, है ना। देखिएगा क्या था। जितने भी जनजाति क्षेत्रों में अभी तक विद्रोह आंदोलन हुए रहे, उन सभी में सबसे संगठित विद्रोह के रूप में हम बिरसा मुंडा आंदोलन को देख सकते हैं ना। हाँ, उसको कुल्हाड़ी भी कहते हैं, ठीक है, टांगा भी कहते हैं, तो वो कहने के ऊपर है, ठीक है ना। चलिए, तो देखा जाए जितने भी जनजातीय क्षेत्रों में अभी तक हम विद्रोह आंदोलन देखते आ रहे हैं, उन सभी में सबसे संगठित और व्यापक विद्रोह जो था बिरसा मुंडा आंदोलन था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगभग 6000 मुंडाओं को बिरसा मुंडा के द्वारा एकत्रित कर लिया गया और यहाँ पर 3 संकल्प पारित किए गए और उन 3 संकल्पों को प्राप्त करने के लिए अगर अहिंसक स्वरूप भी अपनाना पड़े तो कहा गया कि भैया अहिंसक स्वरूप भी अपनाओ, लेकिन ये 3 टारगेट को हमें क्या करना है? पूरा करना है। ये था क्या कहते हैं, ट्रेलर। अब आते हैं हम पूरे मूवी पर, ठीक। देखिएगा, तो जनजातीय क्षेत्रों में सबसे संगठित और व्यापक विद्रोह कौन था?
बिरसा मुंडा आंदोलन था। क्षेत्र कौन सा था? छोटा नागपुर का क्षेत्र था। क्षेत्र कौन सा था? छोटा नागपुर का क्षेत्र। नेतृत्व किसके द्वारा? बिरसा मुंडा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। कारण क्या रहा? तो कारण वही होगा हमारा ब्रिटिश नीतियां। ब्रिटिश नीतियों में कौन, अगर यहाँ पर देखा जाए जनजातियों से संबंधित है तो तीन चीजें जोड़ दीजिएगा। क्या? भू राजस्व नीति, वन नीति, ईसाई धर्म प्रचार प्रसार। जहां भी जनजातियों की बात आए तीनों चीजों को जोड़ दीजिएगा। ये तीन फॉर्मूला है। जहां भी किसानों की बात आए तो यहाँ पर भू राजस्व नीति जोड़ दीजिएगा। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला समझिएगा, इतिहास में रटने वाली कोई भी चीज नहीं थी। ठीक है, तो ये समझाने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जितने भी विद्रोह आए हैं सब में समझाते हुए चला आया हूं। वही सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा। अब देखिएगा क्या हो रहा है। इन सभी के माध्यम से, भू राजस्व नीति के माध्यम से, वन नीति के माध्यम से, ईसाई धर्म प्रचार प्रसार के माध्यम से, अर्थात जितने भी ब्रिटिश नीतियां थी, इन सभी ब्रिटिश नीतियों के परिणाम स्वरूप ये जो जनजाति थी, है ना, मुंडा जनजाति थी, इनका शोषण हो रहा था। और इतना शोषण हो रहा था कि अब इन्हें लग रहा था कि भैया अब कुछ है ही नहीं, अब हमें मर ही जाना चाहिए। इस टाइप का इनके मन में आ रहा था। ठीक है, कारण क्या था? तो सारी चीजें जोड़ लीजिएगा। भू राजस्व नीति, है ना, उसके बाद इन सब के माध्यम से इनकी जमीनें हड़पी जाने लगी। जो साहूकार थे, साहूकारों से ये ऋण लेने लगे। चुकता ना कर पाने की स्थिति में इनसे शोषण किया गया, जबरन कार्य करवाए जाते थे। ठीक है, तो सारी चीजें जितनी घटनाएं पीछे मैंने बोला है सारी चीजें जोड़ लीजिएगा। और इन सभी कारणों से इनका इतना शोषण हो रहा था कि ये हतोत्साहित हो चुके थे। अब इन्हें लग ही नहीं रहा था कि भगवान है भी है दुनिया में या नहीं है। ठीक है, जब व्यक्ति सुखी से जी रहा होता है तो उसके मन में लगता है कि हाँ भगवान हमें सुख प्रदान कर रहे हैं, लेकिन दुख की घड़ी में सबसे ज्यादा याद किया जाता है। और जब वहां पर दुख का निवारण नहीं होता तो मन में एक ही भावना आती है कि भैया लग रहा है कि यहाँ पर भगवान है ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार के वहां पर आते हैं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जब सभी मुंडा यहाँ पर हतोत्साहित थे, अब अपना जो आसरा होता है आसरा छोड़ चुके थे, ऐसी स्थिति में हीरो की एंट्री होती है। हीरो कौन? बिरसा मुंडा। मैंने यहाँ पर एंट्री लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे आंसर राइटिंग में एंट्री मत कीजिएगा, अब लिखते वक्त जो दिमाग में आता है मैं लिख डालता हूँ। तो ऐसी स्थिति में बिरसा मुंडा की एंट्री होती है हीरो के रूप में, है ना। ये आते हैं, बोलते हैं भैया आप हतोत्साहित क्यों हो, हम है ना यहाँ पर, भगवान जो है, भगवान हमें अपने आदेश से शक्ति देकर भेजे हैं कि जाओ बिरसा मुंडा जाओ, और जो इनके साथ शोषण हो रहा है इन शोषण से इनको मुक्त करवाओ। ऐसी बातें यहाँ पर कही गई बिरसा मुंडा के द्वारा। समझ में आ गया? तो जब ये पूर्णतः हतोत्साहित थे, आशा छोड़ चुके थे, ऐसी स्थिति में एक हीरो की एंट्री होती है जो अपने आप को भगवान का अवतार बताता है कि भैया हमें भगवान ने भेजा है आप सभी के दुखों को हरने के लिए। अब लोग क्या बोलेंगे, भैया क्या फालतू बोल रहा है, लेकिन साथ ही साथ देखें तो बिरसा मुंडा में ऐसी गुण भी थी। उनका जो भाषण था, जब भी वो बोलते थे लोगों को प्रभावित कर देते थे, है ना, लोगों को प्रभावित कर देते थे। ठीक है, अब जिसकी बातों का प्रभाव किसी पर पड़ता है भैया मन तो धीरे धीरे अट्रैक्ट होगा कि ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर भेज रहा है। अब देखिए ठाकुर जी भेजे, भगवान जी भेजे, बात तो एक ही है ना। आप लोग इतने किताबों के चक्कर में पड़ जाते हैं कि वहां पर ठाकुर जी लिखा हुआ है ना, तो आप आंसर राइटिंग में ठाकुर जी ही लिखेंगे। अगर भगवान जी अगर लिख दिए कि भगवान ने भेजा है तो फिर इसको कट कर देंगे, कट करके ना 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 ठाकुर जी लिखा हुआ था, ठाकुर लिखो, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। यही चीजें तो निकालनी है दिमाग से। सही बोला ना, ऐसे ही करते हैं ना। महताब जी ने यहाँ पर लिखा है ठाकुर ने भेजा है। देखिए वहां ऐसे ही लिखा था ना भैया, इसी चीज को तो हटाना है। और यही कारण होता है जिसकी वजह से आंसर राइटिंग आप पूरा लिख के आते हैं, लगता है कि हमने सब कुछ लिखा है लेकिन नंबर नहीं मिल रहा। क्यों? आप अभी क्वेश्चन पेपर में दिखाऊंगा, भले ही आधे घंटे लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा एक बार फिर से। सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि जो भी आंसर लिखना है अपने भाषा में लिखना है, अर्थात किताबी भाषा से बचना हुआ है। वहां पर लिखा है कि ठाकुर जी ने भेजा है, तो इन्होंने भी कमेंट कर दिया कि ठाकुर जी ने भेजा है। ठाकुर हो भगवान हो, भगवान ही तो है। भगवान को कहीं पर ठाकुर कहते हैं, कहीं पर ईश्वर कहते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ईश्वर ने भेजा है, तो नहीं ईश्वर नहीं, गलत है, ठाकुर जी ने भेजा है। ठीक है, ऐसी मानसिकता से थोड़ा सा आप लोग निकलिए। ठीक, अब जो भी मैं ये बता रहा हूं ना, देखिएगा
मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर मैं आंसर लिखवाने के लिए दूं तो ये सारी चीजें इसी को आप लोग चेप देंगे, है ना, सेम टू सेम। और मैं आंसर राइटिंग के लिए दूंगा, थोड़ा सा ये कंप्लीट हो जाए, 2-3 आंसर लिखने के लिए दूंगा। अब लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा है, 250 आंसर आएगा तो मैं चेक करने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस करूंगा। तो ऐसा दूंगा कि फ्राइडे तक आप सभी लोग उत्तर दे दें, सैटरडे संडे में मैं 250 यहाँ पर चेक कर दूंगा। 2 ही दूंगा, दो तो चेक करने में मुझे 500 पेज चेक करने पड़ेंगे। तो वहां पर देखिएगा, मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं कि आप सभी लोग ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे जो मैं बता रहा हूं। ये सब तो मैं कहानी बता रहा हूं, यहाँ पर फैक्चुअल डेटा है। अब उसको अपने अनुरूप उसको ढालिए ना, अपने अनुरूप ढालिए, यही चीज करना है। मैं इसका भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, थोड़ा सा चीजें आप लोग इकट्ठा कर लीजिए अपने पास, है ना, क्योंकि घर बनाना होता है तो घर कैसे बनाएं ये तभी समझ में आता है जब हमारे पास सारी चीजें हो। अब घर बनाने के लिए माइंड में पूरा सोच लिए कि ऐसे ईंट लगाएंगे, प्लास्टर करेंगे, छत ढलवाएंगे, टाइल्स लगवाएंगे, और पता चलेगा कि पैसे बालू खरीदने तक के नहीं है, ईंट खरीदा ही नहीं गया। तो अभी हम ईंट बालू खरीदवा रहे हैं आपसे सभी से, है ना, गिट्टी रड ये सारी चीजें, टाइल्स सब खरीदवा रहा हूँ, आपके पास स्टोर हो रहा है। जब स्टोर हो जाएगा तो घर कैसे बनाना है वो भी मैं सिखा दूंगा, ठीक है ना। ठीक, चलिए यहां पर आते हैं। सब कुछ होगा कुमुद जी, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, मैं यहां पर हूं किस लिए, ठीक है ना। तो यहां पर क्या था, हाँ, बिरसा मुंडा के एंट्री पे थे, इन्होंने क्या कहा कि ठाकुर जी ने भेजा है ना, ठाकुर जी ने भेजा है, किस लिए, आप सभी की रक्षा करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है, बिरसा मुंडा का कहना ऐसा था, लोगों से इन्होंने कहा कि ईश्वर की आज्ञा लेकर वो यहाँ पर आया हुआ है आप सभी की रक्षा के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इनके बातों में इतना ओज था ना, एक होता है ना कि कोई भी बोलता है तो उसका एक प्रभाव होता है। जो मान लीजिए मोदी जी को बीजेपी ने क्यों आगे रखा, क्योंकि उनके भाषण में एक शैली है, बोलते हैं तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ऐसे लोगों को लोग सुनना पसंद भी करते हैं। वो सारी, देखा जाए सारी क्वालिटी बिरसा मुंडा में थी, इसलिए जब भी वो यहाँ पर बोलते थे लोग क्या होते थे, प्रभावित हो जाते थे, और शीघ्र ही उनकी बातों से यहाँ पर लोग प्रभावित हो गए। भले ही लोगों को प्रभावित करने के लिए अपने आप को ईश्वरीय शक्ति युक्त इन्होंने कहा कि हमें ईश्वर ने शक्ति दिया है, भले ही अफवाह रहा, लेकिन इस अफवाह के माध्यम से लोग जो है इससे जुड़ते रहे, है ना, लोग जुड़ते चले गए। और एक समय ऐसा आया, है ना, एक समय ऐसा आया कि यहाँ पर लगभग 6000 मुंडा तक इकट्ठा हो चुके थे, ठीक है। तो देखिएगा, लोग प्रभावित होते चले गए, और प्रभाव होने के वजह से ये धीरे धीरे इनसे जोड़ते हुए चले गए। इससे क्या हुआ, लोगों का संगठन बन गया, लोग एक संगठित स्वरूप में आ गए, और इस संगठन का रिजल्ट ये हुआ कि 1895 तक लगभग 6000 मुंडा एकत्रित हो चुके थे, ठीक है। और 6000 की बात करिए, अब तक का सबसे बड़ा स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। अभी तक हम देखते आ रहे हैं, किसी में 1000, सबसे ज्यादा 1000 था, उससे पहले किसी में 12 मुंडा, किसी में 7 मुंडा ऐसे एकत्रित होते थे, और उनके द्वारा विद्रोह प्रारंभ किया जाता था। लेकिन यहाँ पर लगभग कितने, 6000 मुंडा एकत्रित हो चुके थे, जो अब तक का सबसे बड़ा संगठन था। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा आगे क्या हुआ। बिरसा को लोग भगवान मानने लगे, है ना, ये खुद ही कहते थे कि भैया हम क्या है, भगवान है, भगवान नहीं है लेकिन भगवान ने हमें शक्ति देके भेजा हुआ है ना। उनके बातों से लोग प्रभावित होने लगे थे, है ना, तो इनको भगवान मानने लगे थे, और भगवान मानने की वजह से क्या हुआ, लोगों में शक्ति भर चुकी थी। अर्थात अगर आप किसी को बोल दे कि भैया, आप किसी को भगवान मान ले कि भैया सर्वे सर्वम मेरा वही है, अब ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो भी बोलेगा आप आंख मूंद के भरोसा कीजिएगा कि भैया वो क्या है, भगवान है, जो बोलेगा वो सही बोलेगा। वही सिचुएशन यहाँ पर भी था, लोग बिरसा मुंडा को भगवान मानने लगे थे, परिणामतः उनकी बातें सारी मानने लगे थे, और इनके द्वारा ऐसी स्थिति में क्या किया गया, एकदम विद्रोह की भावना जागृत कर दी गई। भैया देखो, यही अंग्रेज है जिनके द्वारा तुम लोग का शोषण किया जाता रहा, है ना। सारी चीजें जो पृष्ठभूमि थी, पृष्ठभूमि को रिकॉल करवाते रहे। जैसे कोई दुख होता है या किसी के प्रति गुस्सा होता है, तो उस गुस्सा को कम करने के लिए क्या है, पीछे की जितनी भी घटनाएं हुई है जिसकी वजह से गुस्सा आया उसको भुला दो, और अगर उसको ताजा रखना है और ज्यादा गुस्सा दिलवाना है तो पृष्ठभूमि पूरा दिमाग में चलवाते रहो। वही काम यहाँ पर बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया, है ना। सभी को इन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके अपने उद्देश्य बताया कि देखो भैया, हम जो यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं, जो विद्रोह होगा इसका उद्देश्य ये है। और 3 उद्देश्य यहाँ पर है, देखिएगा।
क्या क्या? सबसे पहला उद्देश्य यहाँ पर इन्होंने बताया कि हम क्या करेंगे, ब्रिटिश सरकार को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। पहला उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार का दमन करना। दूसरा उद्देश्य था छोटा नागपुर और छोटा नागपुर के आसपास के जितने क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों से दीपुओं को भगा देना। तो पहला उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः दमन। दूसरा क्या था? जो छोटा नागपुर और उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों से दीपुओं को भगा देना, दूसरा उद्देश्य था। और तीसरा उद्देश्य था स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना। तीन उद्देश्य इन्होंने बताया। लोगों ने कहा हाँ हाँ सही है सही है सही है, बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है। तो इन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया है ना, तो अगर इन तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अगर हमें अहिंसा भी करना पड़े तो आप सभी को पीछे नहीं हटना है। सबने बोला ठीक है नहीं हटेंगे नहीं हटेंगे, ठीक है। और यहां से क्या होता है, इन उद्देश्यों को लेकर कहा जाता है कि भैया इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए अगर हमें हिंसात्मक स्वरूप भी अपनाना पड़े तो सोचना नहीं है, हिंसा करना है। सबने बोला ठीक है भैया। अब क्या हुआ, इनके द्वारा योजना बनाई गई और योजना बना बनाकर जितने भी जमींदार थे, है ना, जिनके द्वारा शोषण किया गया था, साहूकार थे, ईसाई मशीनरी थे, है ना, ईसाई मिशनरी थे, और उनके साथ साथ जितने भी बाहरी लोग थे उन सभी लोगों को इन्होंने क्या किया, चुन चुन के मारना स्टार्ट किया। ठीक है, तो कब से चुन चुन कर ये मारना स्टार्ट किया? जब इन्होंने उद्देश्य अपना बताया और यहीं से विद्रोह प्रारंभ हुआ और चुन चुन कर साहूकार, जमींदार, है ना, जितने भी विदेशी थे, दीकू थे, उन सभी को मारना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अंग्रेजी सेना की हस्तक्षेप के कारण ये यहाँ पर उतना सफल नहीं हुआ जितना इन्होंने सोचा था। बिरसा मुंडा का सोचना क्या था कि पूरा अंग्रेजी सरकार को क्या कर देना है भैया, दमन कर देना है, समाप्त कर देना है ना, स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना है और सभी दीकुओं को भगा देना है, ये यहाँ पर टारगेट था। लेकिन पहले चरण में देखा जाए तो इसकी पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि ब्रिटिश सेना जो थी वो बीच में आ जाती है और यहाँ पर असफल कर देती है इस विद्रोह को, है ना, उतनी सफलता नहीं मिलती है। यहाँ से बिरसा मुंडा को क्या कर दिया जाता है, बिरसा मुंडा को रांची में गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जेल जाने के बाद कुछ दिनों के बाद इनको रिहा कर दिया जाता है। अब रिहा कर दिया जाता है तो भैया पहले टारगेट जो था हमारा, ये 3 का टारगेट पूरा हुआ नहीं है और हम भूले नहीं हैं, है ना, फिर से स्टार्ट किया गया। तो जैसे ही आए, अपना ग्रुप था, ग्रुप में सम्मिलित हुए और ग्रुप में सम्मिलित होकर इन्होंने कहा कि भैया सबसे पहला ऐसे समय पर और ऐसे टारगेट हमें रखना चाहिए जहां पर बहुत से ज्यादा अंग्रेज हमारे सामने आए, समक्ष आए और वहां पर अच्छे से उनको काट दिया जाए। ठीक है ना, काटा जाए, ऐसे मत लिखिएगा, आंसर राइटिंग में ऐसे मत लिखिएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेट चूज किया, कब, क्रिसमस का, क्योंकि सभी ईसाई थे और ईसाई धर्म में सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा त्योहार क्या होता है, क्रिसमस होता है। तो इन्होंने क्रिसमस का दिन अपनाया, है ना, कि इसी दिन चलिए हम क्या करेंगे, हमला करेंगे। इस दिन जितने भी ईसाई होंगे सभी के सभी अपने जश्न मना रहे होंगे, है ना, खा पी रहे होंगे मजे में, उनको ध्यान ही नहीं होगा कि यहाँ पर विद्रोह भी हो सकता है और ऐसी जगह पर जब हम अचानक से हमला करेंगे तब वो संभल भी नहीं पाएंगे। तो योजना बनाई गई, कौन सा दिन, क्रिसमस का दिन अपनाया गया, है ना। 1897 का समय काल है, 25 दिसंबर को ही क्रिसमस होता है, तो 25 दिसंबर 1897 का दिन हमले के लिए चुना गया। और यहाँ पर क्या किया गया कि जब सभी ईसाई जश्न मना रहे थे, जश्न मनाने में एकदम लोटपोट थे, है ना, दिल से जश्न मना रहे थे, इनके द्वारा क्या कर दिया गया, उनको चारों तरफ से घेर लिया गया और चारों तरफ से घेर कर एकाएक हमला कर दिया गया। इतने बड़े स्तर पर नरसंहार था, इतने बड़े स्तर पर नरसंहार था कि यहाँ पर ब्रिटिश सेना हिल गई। ऐसी स्थिति में पुलिस यहाँ पर पहुंचती है, पुलिस भी नहीं बची, पुलिस भी इनके शिकार हो गए, है ना, पुलिसों को भी यहाँ पर मारा गया। ठीक है, तो कब, 25 दिसंबर 1897 को नरसंहार किया गया। ये यहाँ पर पुलिस गई, पुलिस को भी यहाँ पर नहीं छोड़ा गया, उसको भी मारा काटा गया। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि रांची से अब सेना बुलाया गया। कहां से, रांची से, कि रांची से सेना आओ। तो बड़े स्तर पर रांची से सेना लाया गया और उन सेना के द्वारा निर्दयता पूर्वक इस विद्रोह को दबा दिया जाता है ना, निर्दयता पूर्वक इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। बिरसा मुंडा को उनके अनेक साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। और वहीं जेल में देखें तो जेल में इनको कुछ बीमारी हो जाती है ना,
और बीमारी होने के साथ जेल में प्रॉपर देखा जाए तो इलाज नहीं हो पाया, प्रॉपर इलाज ना होने की वजह से जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है ना। और यहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे बिरसा मुंडा यहाँ पर समाप्त हो गया। लेकिन रिजल्ट भी यहाँ पर इसका लिखना होगा, जब भी उत्तर लिखन आएगा तो वहां पर रिजल्ट भी होगा। तो देखिएगा अब ये जो विद्रोह इतना जबरदस्त था कि ब्रिटिश शासन हिल गई थी, है ना। हाँ, कहीं पर हैजा भी मिलता है, कहीं पर अलग बीमारी भी मिलती है, असाध्य प्रकार की बीमारी मिलती है। तो अधिकतर किताबों में हैजा है, आप इसको सम्मिलित मत कीजिएगा, जब भी उत्तर लिखिएगा तो वहां पर लिख दीजिएगा जेल में ही बीमार पड़ने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे, उसमें हैजा डालेंगे ही डालेंगे है ना, कि जेल में ही उनको हैजा हो जाती है, उसकी वजह से मर जाते हैं। इतनी सारी चीजें नहीं याद होती, ठीक। मैं सीधे तौर पर बोलता हूँ, आंसर राइटिंग में जितनी भी हम फैक्चुअल डेटा पढ़ते हैं नहीं याद रहता है, बस ये होता है कि हम इसको कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। अब एक लाइन लिख रहे हैं कि जेल में उनको हैजा हो जाती है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, ये लिखा। दूसरा लाइन हमने लिखा कि जेल में उनको, जैसे जेल में वो बीमार पड़ जाते हैं, परिणामतः उनकी मृत्यु हो जाती है। कोई नंबर नहीं कटने वाला, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे पुष्पांजलि पूछ रही है कितना दिन हैजा चला था, ये भी बता दे बढ़िया बोल दीजिएगा, हैजा हो गया था लगभग 10-12 दिन तक उनको, ये इससे पीड़ित रहे, पेट वेट खराब रहा, है ना, तो इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया, इनकी मृत्यु हो गई। ऐसी चीजें छोड़ दीजिए, ऐसी चीजें छोड़ दीजिए, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर इतने बड़े स्तर पर इतना शक्तिशाली जो विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों को सोचने पे मजबूर तो करेगा ना भैया, कि आखिर क्या दिक्कत थी कि इतना बड़ा विद्रोह यहाँ पर हुआ। और विद्रोह ऐसा जहाँ पर बड़े बड़े नरसंहार किए गए, कितने अंग्रेज वीजा भारत में ही रह गया, वापस इंग्लैंड नहीं जा पाए, है ना। तो सोचने पर मजबूर किया और फिर इन्होंने देखा कि कुछ परिवर्तन यहाँ पर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर विद्रोह हुई थी। जैसे कि यहाँ पर क्या कर दिया गया, नीतियों में परिवर्तन किया गया। जो इनकी पहले से व्यवस्था यहाँ पर चली आ रही थी, मुंडारी खुटकारी व्यवस्था, इसको यहाँ पर लागू कर दिया गया और इनके क्षेत्रों को एक अनुमंडल के रूप में, है ना। कौन अनुमंडल, तो खूंट, ठीक है, अनुमंडल, खूंट के रूप में अनुमंडल बना दिया जाता है। शायद समय रहता है 1905, है ना। 1905 में खूंट को एक अनुमंडल के रूप में निर्मित कर दिया जाता है। 1905 याद रखने की आवश्यकता नहीं, इतना याद रखिएगा। आप चाहे तो 1905 को सम्मिलित भी कर सकते हैं। तो हुआ क्या, नीतियों में इनके द्वारा परिवर्तन किया गया। भू राजस्व व्यवस्था अगर देखा जाए तो जो पहले से चलते आ रहा था इन जनजातियों में, उस व्यवस्था को लागू करने के लिए यहाँ पर मुंडारी खूंटकारी व्यवस्था को लागू कर दिया गया, ठीक है। तो रिजल्ट के रूप में ये सारी चीजें आप सभी लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा आंदोलन क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है अंतिम टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन इससे भी पूछा गया है और कई लोग तो इतने महान होते हैं, जैसे वहां पर बिरसा मुंडा जो था, बिरसा मुंडा के द्वारा नेतृत्व किया गया, इसलिए उसको बिरसा मुंडा आंदोलन कहा गया। यहाँ पर टाना भगत आंदोलन कहा जा रहा है तो समझ लेते हैं कि यहाँ पर टाना भगत कोई व्यक्ति है जिसके द्वारा यहाँ पर नेतृत्व प्रदान किया गया। ये क्या है, सबसे बड़ी गलती है, ये समझिएगा कि टाना भगत यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये क्या है, तो जो एक जनजाति थी, उराव जनजाति, उराव जनजाति का एक समूह था जिसको टाना जनजाति के नाम से जाना जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। तो टाना भगत आंदोलन की बात करें 1914 में ये प्रारंभ होता है। देखिएगा, टाना भगत यहीं पर मैंने मेंशन कर दिया है कि टाना भगत कोई व्यक्ति नहीं है, उराव जनजाति का एक शाखा था जिसने कुड़ुख धर्म अपना रखा था। कुड़ुख धर्म, अब ये मत पूछिएगा कुड़ुख धर्म क्या है, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। तो कुड़ुख धर्म ये अपना रखा था और इन्हीं के द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया जाता है जिसको टाना भगत आंदोलन के नाम से जाना गया। नेतृत्व जतरा भगत के द्वारा यहाँ पर किया गया। जतरा भगत की बात करें तो देखिएगा, ये ऐसा व्यक्ति थे जो अलौकिक शक्तियों में हमेशा लीन रहते थे, जैसे भूत प्रेत वाली होती है ना, वो वाला, है ना, तो वो कार्य यहाँ पर करते रहते थे, ठीक है।
ठीक है। अब देखिएगा, ये जो उरांव जनजाति की जो शाखा थी टाना भगत, या पूरा उरांव जनजाति की ही हम बात कर ले तो जितनी भी उरांव जनजाति थी इनका शोषण यहाँ पर किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उनसे संबंधित जो समर्थित लोग थे उनके द्वारा किया जा रहा था। क्या? तो इनसे जितने भी सबसे ज्यादा मेहनत वाले कार्य होते थे वो सबसे ज्यादा मेहनत वाले कार्य इनसे करवाए जाते थे। जैसे रोड बनाया जा रहा तो रोड बनाने में इनको लगा दिए, कहीं पर ईंट ढोने हैं तो ईंट ढोने में लगा दिया गया, है ना, ईंट ढोने में लगा दिया गया। अब देखिए यहाँ पर विकास जी बोल रहे हैं टाना भगत होगा या ताना भगत होगा। अंग्रेजी से ट्रांसलेट किया जाता है, जितने भी इतिहासकार हैं सभी के द्वारा लगभग अंग्रेजी में ही लिखा जाता है, और अंग्रेजी में लिखा जाता है ये, ठीक है। अब इसको टाना भगत बोलिए या ताना भगत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, बीच में कमेंट आ जाता है तो लाइट टूट जाता है, मैं बार बार बोलता हूँ लेकिन आप लोग कर देते हैं, और कमेंट जो है ना यहाँ पर स्क्रीन पर ही दिखता है जो कैमरे के एकदम सामने है, ठीक, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक। देखिएगा कहाँ थे, हाँ, जो भी यहाँ पर लोग थे इस जनजाति से संबंधित, इनका शोषण किया जा रहा था। जितने भी मेहनत वाले कार्य थे सारे कार्य करवाए जा रहे थे, और जितना मेहनत वाला कार्य है भैया पैसे ज्यादा देने चाहिए, लेकिन मजदूरी यहाँ पर नाम मात्र का दिया जाता था। मान लीजिए मजदूरी कहीं पर 3 रुपए बन रहे तो इनको पैसे में दिया जाता था, 10-12 पैसे यहाँ पर दे दिए। ये सभी मजबूर थे, ऐसे कार्य यहाँ पर करवाया जा रहा था, और इस प्रकार से इनका शोषण यहाँ पर हो रहा था। अभी मैंने यहाँ पर नाम रखा किसका, जतरा भगत का, जिनके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। जतरा भगत की बात करें तो ये हमेशा अलौकिक शक्तियों में लगे रहती थी, झाड़ फूक, है ना, भूत प्रेत, इन्हीं में लगे रहते थे। लेकिन एक समय क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, ये सारी चीजें छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि भैया हम अलौकिक सिद्धि क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, है ना। इनको धर्मेश नामक देवता, अब यहाँ पर देवता की बात है तो धर्मेश याद रखना पड़ेगा, है ना। मुख्य आंसर राइटिंग में ये आएगा नहीं क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, मुख्य आंसर में कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि उसमें कम से कम ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसमें 350-450 शब्द हम लिख पाए। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अलौकिक सिद्धियों में हमेशा ये रत रखते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया धर्मेश नामक देवता ने हमें क्या दिया है, आदेश दिया है कि तुम ये सारे कार्य, भूत प्रेत वाले सारे कार्य भूल जाओ, है ना, और साथ ही साथ लोगों को भी जो यहाँ पर अंधविश्वास में लीन है उनको भी अंधविश्वास से बाहर लाओ। पहले ये खुद ही अंधविश्वासी थे, भूत प्रेत थे, अगल बगल 10-12 लोगों को लुटाए पड़े रहते थे कि भैया भूत प्रेत है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते थे, तो इनमें विश्वास भी करते थे, अंधविश्वास में। लेकिन इन्होंने कहा कि भैया धर्मेश नामक देवता ने हमें आदेश दिया कि तुम ये सारे काम छोड़ दो, है ना। जितने भी लोग अंधविश्वास में हैं, अंधविश्वास को तोड़ो, उनसे दूर रहने के लिए बोलो। और तुम्हारा कार्य क्या है कि जो तुम्हारे जनजातियों का शोषण हो रहा है, इस शोषण के विरुद्ध क्या करो, आवाज उठाओ, है ना। तो शोषण क्या हो रहा था भैया, तो इन लोगों के साथ बेगार खटाया जा रहा था। ये बेगार का मतलब होता है बिना मजदूरी के काम करवाना, और दूसरा यहाँ पर मजदूरी दी भी जा रही थी तो बहुत ही कम मजदूरी दी जा रही थी। तो इन्होंने क्या कहा, भैया अंधविश्वास से दूर रहो, और साथ ही साथ जो यहाँ पर फ्री में तुमसे कार्य करवाया जा रहा है ना, फ्री में कार्य करवाया जा रहा है, ये सारे कार्य को तुम यहाँ पर करना बंद कर दो, ठीक है। सारे कार्य को करना तुम क्या कर दो, बंद कर दो, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले लोगों को लगा कि भैया पहले जो खुद अंधविश्वास में लगा हुआ था वो अब बोल रहा है कि भैया अंधविश्वास से दूर रहो, अर्थात कुछ ना कुछ तो होगा। अर्थात इससे क्या हुआ, लोग प्रभावित होने लगे और लोग इनसे जुड़ने लग गए। किससे, जतरा भगत से लोग इनसे जुड़ने लगे, और लोग यहाँ पर विद्रोह प्रारंभ कर दिए। जो यहाँ पर कम मजदूरी पर कार्य करवाया जा रहा था, लोग कार्य करना बंद कर देते हैं, बेगारी तो साफ मना कर देते थे कि हम भैया नहीं करेंगे। अब ये अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा, है ना, अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा कि भैया कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, हमारे काम में बाधा अड़ा रहा है। बाधा क्या है, तो लाभ की बात हो रही है ना, वो शोषण कर रहे हैं, यहाँ पर ये शोषण समाप्त करने की बात आ रही है। तो अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा, अंग्रेजों ने क्या किया, जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया। अब जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया तो जितने भी इनके सपोर्टर थे, सब सपोर्टर के द्वारा यहाँ पर बड़े स्तर पर विद्रोह किया गया। परिणामतः अंग्रेजों के द्वारा क्रूरता के साथ इसे भी दबा दिया जाता है, और इस तरह से ये टाना भगत आंदोलन भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी, और ये हमारा अंतिम टॉपिक था। हमने अभी तक 13 विद्रोहों को देखा है। इन 13 विद्रोहों को आप अच्छे से कर लेते हैं तो विद्रोह से आने वाले प्रश्न आपके एक भी नहीं छूटेंगे। अब कल से क्या होगा, तो ये था सब विद्रोह,
अब यहाँ पर कल हम करेंगे कांग्रेस की स्थापना, और कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा, जिसके अंतर्गत बिहार के संदर्भ में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, गांधी जी का आंदोलन कौन सा था, सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह, है ना। तो चंपारण सत्याग्रह से प्रारंभ करेंगे और बाकी चीजें हम करते हुए चलेंगे। तो चलिए, इतने से संबंधित कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन याद दिलाइएगा, मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, ठीक।